देश में मैंडेट आया एनडीए को सरकार बनाने के लिए। अब 293 अंक के साथ रास्ता एक बार फिर तीसरी बार साफ है। लेकिन इसी सब के बीच अलग अलग राज्यों में जिस तरह के नतीजे रहे हैं उस पर हम लगातार उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब बारी बिहार की है। बिहार में किस तरीके से एक पुराना गठबंधन नए रूप में वापस साथ आया था और बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से लगभग 75% सीटें एनडीए गठबंधन ने हासिल कर ली। इस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनडीए के अहम घटक दल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जीतन राम मांझी जी। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, खासकर यूपी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद तो बिहार एक बहुत अच्छी खबर एनडीए के लिए लेकर आई। निश्चित रूप में है कि अच्छी खबर है। वहाँ पर एनडीए ने 30 सीट लिया है और एक बात सही है, थोड़ी कमजोरी रही हम लोगों को कि इन लोगों का गलत जो भ्रामक प्रचार किया संविधान और आरक्षण का और बेरोजगारी का, ये सब चीज़ को हम लोग कोशिश किया लेकिन जनता में पूरी बात नहीं गई। इसके चलते उनको 2-4 सीट आ गया, नहीं तो हम लोग सब 39-40 सीटों प्राप्त कर लेते। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहाँ एनडीए के पक्ष में लोगों ने विश्वास जताया है। इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। जीतन मांझी जी, नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा बयान इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रहे हैं और आपके बिहार से ही आरजेडी ने सबसे ज्यादा आक्रामक होकर कहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अब जब तेजस्वी से पूछा गया कि आप बगल में बैठकर क्या बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ चीजें हैं जो सार्वजनिक मंच पर नहीं कही जा सकती हैं। तो यानी एक वो अंदेशा दे रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार में गठबंधन इस रूप में न रहे। क्या ये संभव है? देखिए, सदा हमारे बिहार के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको तो कोई मुद्दा वहाँ था नहीं। वहाँ हर तरह का अच्छा गुड गवर्नेंस चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, विकास का काम बढ़ रहा था, 24 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही थी, 5 घंटा में बिहार के कोने से कहीं से भी हम लोग आ रहे थे पटना कैपिटल में। तो क्या बोलते, झूठी बात का प्रचार करके बिहार की जनता में भ्रामक बातें पैदा करके, खास करके उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी साक्षरता दर थोड़ा सा कम है, गरीब की साक्षरता दर कम है, तो गरीब लोग उनकी बात के झांसा में आ जाएं, इसीलिए वो झूठी बात का सहारा ले रहे थे और बहुत हद तक उसमें सफलता भी उन्होंने पाई। हम लोग उसका कंट्राडिक्शन किया लेकिन समय पर नहीं कर सके या कम कर पाए, इसके चलते दिक्कत हुई। अब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बोल रहे थे, हमारे अमित शाह जी बोल रहे थे, हम लोग हर जगह कह रहे थे कि जब तक एनडीए के लोग हैं, जब तक हम लोग हैं, आरक्षण और संविधान का कोई खतरा नहीं है। लोग नहीं समझ पाए। दूसरी बात हम ये कहे कि साहब, अगर वो लोग कहते हैं कि ये जीत जाएंगे तो संविधान को खतरा होगा, तो क्या खतरा होगा भाई? संविधान में संशोधन करने का ताकत तो अभी भी सरकार में थी वहाँ पर, लेकिन काहे नहीं किए। और जहाँ आवश्यक था 370 के कानून को अलग करने का तो हटा दिए ना। तो आरक्षण और संविधान में गड़बड़ करना होता तो इसमें करते। ये सब बात लॉजिकल हम लोग समझाने का प्रयास किया, लोग समझे अधिकांश लोग, तब तो हम लोग 30 के 30 सीट लाए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन तो भी इन लोगों को जो सीट आ गया वो गलत प्रचार और भ्रामक प्रचार और गंदी बात कह करके ऐसा किया जो राजनीति का चरित्र नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी जी, अब ये चीजें हो गई, चुनाव आप लोगों ने लड़ लिया 30 सीटें वहां पर, हालांकि पिछली बार से सीटों का नुकसान जरूर है, लेकिन अब हमने देखा कि आप कल भी उस बैठक में मौजूद थे जहां पर एनडीए के सभी सहयोगी दल वहां थे और आप लोगों ने क्या पूरी तरीके से ये कहा है कि हम सब साथ हैं, जल्दी से जल्दी अब पेश कीजिए दावा सरकार बनाने का? क्या बातें हुई हैं, कैसा फॉर्मूला है आगे का? देखिए, जो प्रक्रिया है, बैठक की प्रक्रिया है, उसको आप समझ लीजिए। एक माननीय ने प्रस्ताव किया कि हम लोग सभी सर्वसम्मत से
नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। ये प्रस्ताव पर सेकंड किया चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार जी ने, और बारी बारी से जितने भी एनडीए के नेता थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी, जो सब लोगों ने हम लोग जताया आभार नरेंद्र भाई मोदी जी का 10 वर्षों का विकास का और उनके चुनावी कौशल का, और फिर भविष्य में कुछ कर सकते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने ये किया और इसीलिए कहा कि आप ही को हम लोग नेता के रूप में प्रस्तावित करते हैं और सब समर्थन देते हैं कि आप ही हमारे भारत के अगला प्रधानमंत्री बने। पर कह रहे हैं कि सब फॉर्मूला कुछ तय हो रहा है कि कैसे सारे सहयोगी दलों को मंत्री पद वगैरह दिया जाएगा, कुछ ऐसा है क्या, कुछ तय हो रहा है मांझी जी? देखिए, ये सब जो है सार्वजनिक बातें नहीं होती है और सबके बीच में बात नहीं होगी। प्रमुख दलों के लोग से जिनका ज्यादा लाइन शेयर है वो लोग बैठ करके तय करेंगे कि कहाँ कहाँ किनको क्या जगह मिलनी है, तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि वो लोग बैठ के मिल करके तय करेंगे, वो सबको मान्य होगा। पर इतना तो साफ है कि बिहार एक बड़ी भूमिका में है। बिहार जहां पर पड़ोसी उत्तर प्रदेश में अच्छे से सीटें नहीं आई, बिहार साथ खड़ा रहा, तो ऐसे में जो बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग होती रही है इतने समय से, उसको लेकर आप लोग कोशिशें आगे जारी रखेंगे अपनी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो सबको विश्वास में लेकर के सब लोगों का विकास करने की बात करेंगे। आज पूर्वांचल को कोई नहीं देखता था, नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल में इतना अच्छा काम किए कि देखिए कि वहाँ सारा प्रगति चरम सीमा पर है। उसी प्रकार से जो पिछले राज्य हैं उनको जिस पर जो वर्तमान फ्रेमवर्क है हम लोगों का, कानून का परिधि है, सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत सबको जो वांछित लाभ मिलेगा उसको वो करेंगे, क्योंकि उन पर सबको विश्वास है और वो भी चाहते हैं कि सब लोगों का सभ्यक विकास हो, कोई क्षेत्र विशेष का विकास ज्यादा नहीं हो, सबको बराबर विकास हो, इसके लिए खुद वो प्रयासरत हैं। अच्छा जितेंद्र मांझी जी, एक चीज आपसे हम जानना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी तस्वीर है जो बहुत चर्चा का विषय है, हर जगह खूब सर्कुलेट हो रही है। बिहार के सभी नेता खड़े हैं, आप भी वहां पर दिख रहे हैं, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी खड़े हैं वहां पर। क्या बातचीत हो रही थी? बहुत प्रधानमंत्री भी उस समय बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं। देखिए, वो अपनी अपने कोशिश है, सब लोग बुके दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी को मीटिंग के बाद सब लोग अलग अलग होकर के कांग्रेचुलेट कर रहे, बधाई दे रहे थे। इत्तेफाक था कि हम कुछ लेके नहीं गए थे, तो हमारी बारी आई तो हमने हाथ जोड़ करके कहा प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो फूल नहीं लाया हूं, लेकिन मैं हृदय के फूल से आपको स्वागत करता हूं। ये कहा तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद अपने बाहों में अपना डाल लिया, हंसते हुए कि मांझी जी, आपसे जब भी मैं देखता हूं तो बड़ा खुश होता हूं। ये तस्वीर उभरी, हमको भी बड़ी खुशी हुई और हम लोग भी देखे तो बड़ा खुश हुए। तो इसका कोई स्पेशल चर्चा नहीं है, ये एक इत्तेफाक था और बात सही थी कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने अपने बचनों के फूल से उनको स्वागत किया, बधाई दिया, बात इतनी ही थी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आज सम्राट चौधरी की तरफ से और इनफैक्ट बिहार के दोनों जो डिप्टी सीएम है उनकी तरफ से कहा गया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। सारे सहयोगी एक मत हैं इसको लेकर, 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर? निश्चित रूप में हम सबकी बात तो कह ही रहे हैं। जब एनडीए एकजुट है, एक होकर के चुनाव लड़ा है कांग्रेस, नीतीश ने क्या कहते हैं एनडीए के लोग, तो सब एनडीए हम लोग एक साथ हैं। और वैसी परिस्थिति में एनडीए का जो मेन पार्टनर है भाजपा, और भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उसको मानना चाहिए। हम तो जरूर मानेंगे, उन लोगों ने ऐसा कहा था, हम भी मानने को तैयार हैं
कि जब भाजपा के लोग चाहेंगे कि हाँ भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी 2025 का चुनाव लड़ेंगे तो हम भी तैयार हैं, और क्यों नहीं तैयार होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को कोई घाटा तो नहीं हुआ है, विकास ही हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का विकास हो, सोशल सेक्टर का विकास हो, या सड़कों का विकास हो, बिजली का विकास हो। तो वैसी परिस्थिति में अगर वो सचमुच में चुनाव का नेतृत्व करना चाहेंगे तो निश्चित है कि सब लोग उनको साथ देगा, एनडीए के लोग। नहीं, निजी तौर पर भी आप जानते हैं, आपको लगता है कि बिहार में ही उनकी भूमिका रहे, या ये भी बड़ी चर्चा हो रही है कि दिल्ली में भी कोई अच्छी भूमिका उनको मिल सकती है? आप बिहार में देखना चाहेंगे उनको या दिल्ली में? हर बात को छीन डाले तो कीजिएगा ना। हम तो कहते हैं जहां भी हो, जहां नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के नेता उनको उचित समझेंगे, उनका उपयोगिता जहां होगी करेंगे, या जहां वो सेवा करना चाहेंगे उनकी इच्छा के अनुरूप बात होगी। क्योंकि बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और सक्सेसफुल नेता हैं, तो जहां अपनी सेवा देना चाहेंगे उनको सेवा एनडीए के लोग उपलब्ध कराएंगे। इसमें कहाँ कोई दो मत है। चलिए, बहुत धन्यवाद जीतन राम मांझी जी हमसे बातचीत करने के लिए।